नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी बाय डॉक्टर अनामिका में। और आज आपके लिए एक फिर नया विषय लेकर मैं उपस्थित हूँ। नए विषय की ओर आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल में दाहिनी ओर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस बटन को का प्रयोग करके उसे दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर अभी तक आपने नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं नए वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, तो आपको जल्दी से जल्दी ये पता चल जाए कि एक नया वीडियो आपके लिए उपलब्ध हो गया है। आगे बढ़ते हैं आज के हमारे नए विषय की ओर, जो है क्रिया। मैंने यहाँ लिख रखा है बोर्ड पे क्रिया। क्रिया है क्या? उससे पहले मैंने यहाँ कुछ वाक्य लिख रहे हैं, पहले उन वाक्यों को देखेंगे। वह हंस रहा है, वह हंस रहा है, प्रभा सो रही है, मोहन खेल रहा है। यहाँ 3 वाक्य लिखे हैं। वह हंस रहा है, वह क्या कर रहा है? हंस रहा है। प्रभा सो रही है, मोहन खेल रहा है। ठीक है ना? ये रेखांकित शब्द वह, प्रभा, मोहन, जो कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं और उसके साथ साथ कर्ता हैं, काम करने वाले हैं, उनके द्वारा किए जा रहे कार्य को दर्शा रहा है, बता रहा है। ठीक है ना? तो ये हंसना, सोना, खेलना क्या है? कर्ता द्वारा किए जाने वाले, कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया है, यानी काम है। तो एक चीज हमारे पास स्पष्ट होकर आई कि क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया यानी काम, क्रिया यानी काम। व्याकरण में क्रिया का अर्थ काम होता है। यहाँ ये सभी काम कर रहे हैं। तो ये उदाहरण और इसमें प्रयुक्त शब्द हमें क्रिया की परिभाषा बता रहे हैं। ठीक है ना? क्रिया की परिभाषा बता रहे हैं क्या? तो शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से किसी काम का करना या होना ज्ञात हो, करना या होना ज्ञात हो, या काम के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है ना? उसे क्रिया कहते हैं। यानी शब्द का कोई वह रूप जो किसी भी काम के, और मनुष्य की बात करें, मनुष्य या प्राणी की बात करें, तो वह कभी भी निष्क्रिय नहीं होता है। वह हर समय कोई न कोई काम करता रहता है। हमारी हर स्थिति, हमारा सोना, उठना, बैठना, हंसना, खेलना, झगड़ना, ठीक है ना, सोचना, देखना, सुनना, खाना, पीना, पढ़ना, जो भी कुछ है वो सब एक क्रिया है। तो एक मनुष्य हमेशा कार्य में लगा रहता है, वह सोते हुए भी निष्क्रिय नहीं होता है। और सबसे बड़ा काम तो हम कहते हैं ना, सांस लेना हमारा, वो जब तक हम जीवित हैं मनुष्य काम में लगा रहता है। हम कभी कभी कहते हैं ना, एकदम निकम्मे हो, कोई काम नहीं करते, परंतु काम तो हम कर रहे हैं। सांस लेने का काम कर रहे हैं, हिलने का काम कर रहे हैं, डुलने का काम कर रहे हैं। ये सब काम के अंतर्गत आते हैं, ये सब क्रियाएं हैं। ठीक है ना? अब अंतर क्या है कि हमारी कुछ क्रियाओं का फल निकलता है और कुछ बिना फल के हो जाती हैं, इसलिए हमें निष्क्रिय कहा जाता है, यानी हम निकम्मा कहा जाता है, बिना काम का कहा जाता है। परंतु काम तो हम कोई ना कोई कर ही रहे होते हैं, है ना? हम उन्हें बता सकते हैं कि नहीं भाई, काम तो मैं कर ही रहा हूँ, निकम्मा कहाँ हूँ, सांस ले रहा हूँ, चल रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, हिल रहा हूँ। तो ये सब काम है। जोक सपाट आगे बढ़ेंगे हम। तो शब्द के जिस रूप से किसी काम का करना या होना ज्ञात हो, तब हम यहाँ कुछ उदाहरण भी लिख सकते हैं। जैसे हमने ऊपर लिखा है, चलना, बोलना, पढ़ना, देखना, सुनना, सभी क्रिया हैं, सभी क्रियाएं हैं। ये सब किसी न किसी काम के करने या होने का बोध करा रही होती हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है। जब हमने अविकारी और विकारी शब्द पढ़ा था, तब हमने विकारी शब्दों की श्रृंखला में क्रिया को लिखा था। तो क्रिया एक विकारी शब्द है। ठीक है ना? क्रिया क्या है? विकारी शब्द है। क्रिया विकारी शब्द है।
और इसमें विकार लाने वाले तत्व कौन कौन से हैं, कौन इसमें विकार लाता है, कौन इसे प्रभावित करता है, तो वो प्रभावित करने वाले तत्व हैं लिंग, वचन, कारक और उसके साथ साथ काल। काल का भी प्रभाव क्रिया के ऊपर पड़ता है। जैसे वह पढ़ता था, क्रिया बीते समय में चली गई यानी भूतकाल में। वह पढ़ रहा है, क्रिया वर्तमान काल में, है ना, क्रिया का रूप बदल रहा है समय के कारण। भूतकाल में पढ़ता था, ठीक है, वर्तमान काल में पढ़ रहा है और आने वाले समय यानी भविष्य काल में वह पढ़ेगा। तो क्रिया के रूप को समय भी, काल भी प्रभावित कर रहा है। लिंग प्रभावित करता है, लड़का पढ़ेगा, लड़की पढ़ेगी। वचन प्रभावित करता है, लड़के पढ़ेंगे। तो इस तरह से क्रिया का रूप परिवर्तित होता है। इसलिए यह क्या है, एक विकारी शब्द है और इसमें विकार या परिवर्तन कौन लाता है, लिंग, वचन और कारक, काल। ये सब उसमें परिवर्तन लाने का कारण माने जाते हैं। अब फिर आगे हम क्रिया शब्दों की चर्चा करेंगे। आप में से जिन लोगों ने थर्ड लैंग्वेज के रूप में यानी तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ा है, मैंने यहां एक शब्द लिख रखा है धातु। वे इस शब्द से परिचित होंगे, है ना। संस्कृत का एक अहम हिस्सा है शब्द रूप और धातु रूप। जहां हम धातु रूप याद करते हैं, वे धातु क्या है, बेसिकली क्रियाएं हैं। संस्कृत में वो क्रिया है। आप में से जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं वो इस धातु शब्द से परिचित हैं। ऐसे तो साहित्य की भाषा में बात करें तो धातु का अर्थ होता है कोई धातु, जैसे सोना, लोहा, चांदी। परंतु क्रिया में धातु का अर्थ होता है क्रिया का मूल रूप, ठीक है ना। क्रिया के मूल रूप को यहां पर हम धातु कहते हैं। तो व्याकरण में इसका अर्थ बदल जाता है, धातु यानी क्रिया का मूल रूप। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है, ठीक है। और इन्हीं मूल धातुओं से क्रियाओं का हम निर्माण करते हैं, क्रिया शब्द का निर्माण करते हैं, उसके अलग रूप का निर्माण करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बहुत सारी बातें कही ना, चलना, बोलना, पढ़ना, देखना, हंसना, सोना, खेलना, बहुत सारी क्रियाओं का हमने प्रयोग किया था। कुछ क्रियाएं आप देखेंगे इनमें नाक प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, और कुछ जैसे सो, हंस, तो ये जो सो, हंस है वह क्रिया का मूल रूप है, यह उसकी धातु है, उसका मूल रूप है। और इन्हीं धातुओं में परिवर्तन करके हम क्रिया शब्दों का निर्माण कर लेते हैं, विभिन्न प्रयोग के अनुसार उसका निर्माण कर लेते हैं। जैसे हम यहां देखेंगे, मूल रूप हो गया पढ़, है ना। धातु रूप क्या हो गया, क्रिया का पढ़, मूल रूप पढ़। खा, पी, खा, पी, जा, है ना। आ, सो, हंस, रो, ये सब क्या है, इसके मूल रूप है, यानी इसकी धातु है, क्रिया की धातु है। अब इन्हीं धातुओं में थोड़ा परिवर्तन करके हम क्रिया शब्दों का और निर्माण कर लेते हैं, जो हमारे वाक्य प्रयोग के अनुसार आवश्यक होते हैं, ठीक है। अब क्रियाएं जो है ना वो धातु के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं वाक्य में। ऐसा नहीं है कि उनका प्रयोग नहीं होता, उसका जो मूल रूप होता है वह भी वाक्य में प्रयुक्त होता है। जैसे हमारा ऊपर उदाहरण दिख रहा है, हंस, सो, खेल, है ना। तो अब क्रिया भी अपने मूल रूप में है, और इन मूल रूप में परिवर्तन करके जो क्रिया शब्दों का प्रयोग होता है हम उनका भी प्रयोग करते हैं। अब इस पढ़ में हमने क्या किया, पढ़ में हमने ना जोड़ दिया तो हमारा बन गया पढ़ना। ता जोड़ दिया, पढ़ता, ठीक है ना। उसी तरह से खा में ना जोड़ दिया, खाना। ता जोड़ दिया, खाता। पी में ना जोड़ दिया, पीना, ठीक है ना। ता जोड़ दिया अगर हमने तो पीता। जा, ना, जाना। जा,
ता जोड़ दिया तो जाता। इसी प्रकार से सबका आना, आता, सोना, सोता, सोएगा, हंसना, हंसता, हंसकर, रोना, रोता, रोकर। ये सब क्रिया के रूपों में परिवर्तन है। इसे हम यौगिक क्रिया कहते हैं। ये मूल क्रिया है और ये यौगिक क्रिया है। ठीक है ना। यौगिक यानी हमने यौगिक बहुत बार पढ़ा है। यौगिक शब्द, यौगिक यानी जुड़े हुए। ये क्रिया का मूल रूप है या मूल क्रिया है कह सकते हैं हम, और इसे हम यौगिक क्रिया कहेंगे। यानी ये किसी न किसी योग से बनी हुई हैं, तो ये यौगिक क्रियाएं हैं। यही मूल और यौगिक रूप है क्रिया का। तो ये याद रखेंगे। यहां तक अभी हम लोगों ने देखा कि क्रिया वह शब्द है जिससे हमें किसी काम के करने या होने का बोध होता है, ज्ञात होता है, और यह एक विकारी शब्द है। लिंग, वचन, कारक और काल इसके रूप को प्रभावित करते हैं, इसमें परिवर्तन ले आते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, और इन्हीं धातुओं में यानी क्रिया के इन्हीं मूल रूपों में हम कुछ योग करके नए क्रिया शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। और हमने देखा पढ़, खा, पी, जा, आ, सो, हंस, रो, ये सब क्रिया के मूल रूप हैं, यानी इसकी धातु है, इसका धातु रूप है। और यहाँ हमने उसमें कुछ जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर और कुछ परिवर्तन करके यौगिक क्रिया यानी जुड़ी हुई क्रियाएं बना ली हैं, जिसका प्रयोग हमें आगे भाषा में करना होता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्रिया भेद की बात करते हैं। क्रिया के भेद कितने हैं और किन किन आधार पे हैं? तो क्रिया भेद के मुख्यतया दो आधार हैं। पहला है कर्म का आधार और दूसरा है रचना का आधार। सबसे पहले हम कर्म का आधार देखेंगे, और कर्म का आधार जानने से पहले हमें कर्म को जानना होगा। कर्म क्या है? ठीक है ना। तो जब कारक बताया गया आपको, तो वहां कर्म बताया गया है। कर्म कारक का एक भेद है, कर्म कारक, ठीक है, जिसका चिन्ह होता है। कारक के शब्द नहीं होते हैं, यह बात हमेशा याद रखेंगे। कारक का चिन्ह होता है, और कर्म कारक का चिन्ह को। और ये क्या होता है? कर्ता के काम का फल होता है। यानी कर्ता जो काम कर रहा है उसका फल, परिणाम या नतीजा क्या निकल रहा है। अगर वह खाने का काम कर रहा है तो कौन सी चीज खाई जा रही है। अगर वह खेलने का काम कर रहा है तो वह क्या खेल रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर वह पढ़ने का काम कर रहा है तो क्या पढ़ रहा है। अगर उसके काम का फल या प्रभाव हमें पता चल जाता है तो वो उसका कर्म हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि कभी कभी काम का प्रभाव हमें पता चलता है और कभी नहीं पता चलता है। इसी कारण से कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हो जाते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, और रचना और बनावट यानी जब हम क्रियाओं का निर्माण करते हैं, किस तरह से क्रिया शब्दों को हम बनाते हैं, उस आधार पर क्रिया के मुख्यतः 5 भेद हैं। यानी कर्म के आधार पर इसके 2 भेद हैं, और रचना, बनावट कह लें, संरचना कह लें, उसके आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। आगे हम इन भेदों की चर्चा करेंगे, और सबसे पहले हम लेंगे कर्म का आधार। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। कर्म का आधार, ठीक है ना। इस आधार पर क्रिया के 2 भेद हो जाते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और दूसरी हो जाती है अकर्मक क्रिया, ठीक है ना। ये अपने नाम से स्पष्ट है। अगर आप ध्यान देंगे ना तो ये अपने नाम से अपनी परिभाषा को स्पष्ट करेंगे। अ और स क्या है? उपसर्ग है ना। अ और स उपसर्ग है। स का अर्थ होता है साथ,
स का अर्थ क्या होता है? साथ। ठीक है, तो साथ और कर्मक का अर्थ हो गया कर्म के, यानी जो क्रियाएं कर्म के साथ होंगी वे सकर्मक क्रिया होंगी, है ना। नाम से स्पष्ट है, स साथ कर्मक कर्म के, यानी जो क्रियाएं कर्म के साथ होंगी, यानी जिन क्रियाओं में कर्ता का कर्म हमारे सामने होगा वे सकर्मक क्रियाएं होंगी। और उसी तरह से सॉरी, अकर्मक की बात करें तो अ का अर्थ होता है नहीं या रहित, उसके बिना, और कर्मक कर्म के, यानी जिन क्रियाओं में कर्ता का कर्म परिलक्षित नहीं होता, यानी काम का प्रभाव सीधे सीधे कर्ता पे दिखाई देता है, उसका कर्म बीच में नहीं दिखाई देता, ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। यानी जिन क्रियाओं में कर्ता का कर्म प्रत्यक्ष नहीं होता, वहां उपस्थित नहीं होता, वे अकर्मक क्रिया होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सकर्मक क्रिया की। ठीक है ना, सबसे पहली बात हम करेंगे सकर्मक क्रिया की। नाम से स्पष्ट है ना, सकर्मक क्रिया अपने नाम से स्पष्ट है, कर्म के साथ क्रिया। ठीक है ना, कर्म के साथ होने वाली क्रियाएं। तो जिन क्रियाओं में कर्ता के काम का फल उपस्थित हो, है ना, वे क्या कहलाएंगी? सकर्मक क्रिया कहलाएंगी। यानी कर्ता के काम का प्रभाव उसके फल पर पड़ रहा हो। ठीक है ना, फल, काम का प्रभाव, ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि कर्ता के काम का प्रभाव उसके फल पर पड़ रहा हो, तो वे सकर्मक हो जाती हैं। ठीक है ना, सकर्मक क्रियाओं को पहचानेंगे कैसे? वाक्य में हम कैसे पहचानेंगे कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है? ठीक है ना, काम का प्रभाव पड़ना, पहले एक उदाहरण से उसे समझते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि राम सोता है, ठीक है ना, तो राम के सोने के दौरान कौन सी चीज सोई जा रही है, क्या सोया जा रहा है? हमें इसका उत्तर नहीं मिलता है, तो यहां कर्म नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने कहा राम रोटी खाता है, राम रोटी खाता है, अब राम जो खाने का काम क्रिया कर रहा है, राम के इस खाने की क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? रोटी के ऊपर। इस खाने की क्रिया के दौरान कौन सी चीज खा जा रहा है? वह रोटी। तो ये रोटी उसका कर्म है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा शब्द कर्म है? अगर लिखा हो राम रोटी खाता है और राम बिस्तर पर सोता है, ठीक है ना, दोनों में से कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी अकर्मक है, अगर हमें पहचानने को कह दिया जाए तो फिर हम परेशानी में आ जाते हैं। तरीका क्या है? इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए हमें प्रश्न पूछना होगा। ठीक है ना, सकर्मक क्रियाओं को पहचानने के लिए हमें प्रश्न पूछना होगा कर्म चिन्ह से। ठीक है ना, क्या, किसको, ठीक है, क्या, किसको, अगर हमने इससे प्रश्न किया, ठीक है, और हमें उसका उत्तर मिल गया, किसको, क्या, किसे, इन शब्दों से अगर हमने प्रश्न किया और हमें उत्तर मिल गया, कोई शब्द उत्तर के रूप में हमारे पास आया, तो क्रिया सकर्मक है। और अगर हमारे इस क्या, किसको, किसे का उत्तर नहीं मिला, कोई शब्द नहीं आया उत्तर के रूप में, तो क्रिया अकर्मक है। ये बड़ा आसान तरीका है। जैसे हम अपने वाक्य को देखेंगे, राम रोटी खाता है, हम प्रश्न करेंगे राम क्या खाता है? रोटी, उत्तर मिला हमें। राम किसको खाता है? रोटी को, उत्तर मिल गया। राम किसे खाता है? रोटी को। प्रश्नों के उत्तर हमें मिल रहे हैं। दूसरा वाक्य हमारा था राम बिस्तर पर सो रहा है, ठीक है ना। अब यहां फिर हम प्रश्न करेंगे, राम क्या सोता है? कोई शब्द हमारे पास उत्तर के रूप में नहीं आएगा।
क्योंकि वो बिस्तर तो नहीं सो सकता है ना, बिस्तर पर सो रहा है। ठीक है, राम किसको सोता है, कोई भी शब्द वाक्य से हमारे उत्तर के रूप में नहीं आ रहा है, तो यहां क्रिया अकर्मक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान के लिए प्रश्न पूछकर हम अपने संदेह को मिटा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सकर्मक क्रिया के उदाहरण, और फिर इस सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सकर्मक क्रिया उदाहरण में मैं लिख रही हूं, राम रोटी खाता है। यहां राम जो है वह करता है, काम करने वाला। राम क्या है, करता है, काम कर रहा है। खाना वो करता है, काम करने वाला है। खाना उसका काम है, क्रिया है। ठीक है ना, खाना क्या है, उसका काम है या क्रिया है। अब इस कर्ता के काम का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, रोटी के ऊपर, है ना। यह रोटी उस दौरान खाई जा रही है, तो यह कर्म है, कर्ता के काम का प्रभाव, कर्ता के काम का प्रभाव। तो यह क्या हो गया, कर्म हो गया। राम कर्ता के का यह कर्म हो गया, रोटी। ठीक है, अब इस सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है ना, यानी ये जो कर्म होते हैं ना, ये वाक्य में एक भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं। तो पहली हमारी होगी एक कर्मक क्रिया और दूसरी द्विकर्मक क्रिया। नाम से स्पष्ट है, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया अपने नाम से स्पष्ट है। जब कर्ता का एक कर्म हो, ठीक है ना, उसके काम का एक फल, एक परिणाम, एक नतीजा निकले, तो क्रिया एक कर्मक होगी। एक यानी एक और कर्मक कर्म के, एक कर्म के साथ। और द्विकर्मक, द्वि का अर्थ दो होता है, कर्मक के साथ। तो दो कर्म के साथ जब क्रियाएं की जाएं तो वे द्विकर्मक हो जाती हैं। ठीक है ना, तो एक कर्मक जिन क्रियाओं में एक कर्म हो, एक कर्म हो। ठीक है ना, और द्विकर्मक जिन क्रियाओं में कर्ता का दो कर्म हो। अब कैसे, ये हम उदाहरण से देखेंगे। ठीक है ना, ये कैसे हम उदाहरण से देखेंगे। एक कर्मक क्रिया का उदाहरण देती हूं मैं सबसे पहले, जो हमने ऊपर लिखा था, फिर उसी तरह से लिखते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। स्पष्ट है, यहां राम पढ़ने की क्रिया कर रहा है, जिसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, परिणाम स्वरूप क्या पढ़ी जा रही है, पुस्तक। तो एक कर्म है पुस्तक। ठीक है ना, एक ही कर्म है यहां, पुस्तक। लेकिन अगर मैं कहूं मां बच्चे को रोटी खिलाती है, मां बच्चे को रोटी खिलाती है। अब हम यहां देखेंगे, ठीक है ना, मां करता है, मां काम कर रही है। ठीक है, अब ये जो काम कर रही है वो कौन सा काम कर रही है, खिलाने का काम कर रही है। इस खिलाने की क्रिया का प्रभाव किसके किसके ऊपर पड़ रहा है। पहले हम प्रश्न, अब यहां क्या करेंगे, हम प्रश्न पूछेंगे, मां क्या खिलाती है। जैसे ही हमने क्या से प्रश्न किया, क्या के प्रश्न का उत्तर हमें मिला रोटी। ठीक है ना, दूसरा प्रश्न, मां किसको खिलाती है, बच्चे को। ये दोनों कर्म पता करने वाले प्रश्न हैं, और इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है अलग अलग शब्द के रूप में। इन दोनों प्रश्नों का, अगर इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही शब्द के रूप में मिले तो एक कर्मक, और इन सारे प्रश्नों का उत्तर अगर अलग अलग शब्द के रूप में मिले तो दो कर्म। यहां मां दो काम कर रही है, उसके खिलाने की क्रिया का प्रभाव रोटी और बच्चे दोनों के ऊपर पड़ रहा है। खिलाने की क्रिया के दौरान रोटी खाई जा रही है और बच्चा खा रहा है। तो ऐसी क्रियाएं द्विकर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है ना, क्लियर है आपको। आगे बढ़ूं, अब हम अकर्मक क्रिया की बात करते हैं, जो कि बहुत ही स्पष्ट है और साधारण सी। अकर्मक क्रिया ऊपर ही मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है कि जिन क्रियाओं में
या जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर पड़े, या फिर हम कह सकते हैं जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता, ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। यानी इसमें कर्ता के काम का प्रभाव, नतीजा हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे वह रो रहा है, वह रो रहा है, ठीक है ना। तो काम कौन कर रहा है? वह। और कौन सा काम कर रहा है? रोने का काम कर रहा है, ठीक है ना। वह रोने का काम कर रहा है, पर इस दौरान कौन सी चीज रोई जा रही है ये प्रभाव हमें नहीं पता चल रहा है, फल नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। कुछ क्रियाएं हमेशा अकर्मक होती हैं, सदा अकर्मक होती हैं। जैसे रोना, हंसना, इनका उत्तर हमें कभी कौन, क्या, किसको से नहीं मिलने वाला है। कौन से तो मिलेगा, सॉरी, क्या और किसको से नहीं मिलने वाले। क्या रोता है, किसको रोता है, हमें उत्तर नहीं मिलेगा। किसे रोता है, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसी क्रियाएं हंसना, रोना, कूदना, उछलना, ठीक है ना। हंसना, रोना, कूदना, उछलना, ऐसी क्रियाएं हैं जो सदा अकर्मक होती हैं। ऐसी क्रियाएं सदा अकर्मक होती हैं, ये कभी सकर्मक नहीं हो सकती हैं। एक स्थिति में कभी कभी जब हम क्या करते हैं, जैसे सोना हमारा क्रिया शब्द है और इस सोना से हमने भाववाचक संज्ञा बना ली शयन, ठीक है ना। तब अगर लिखा हो उसने शयन किया, तो ये शयन जो है उसने क्या किया? शयन। तब ये शयन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तब यह भाववाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित होने पर कर्म बन जाता है यह सोना शब्द। अदरवाइज ये सोना, रोना, हंसना, ठीक है ना। जैसे रोना से रुदन अगर बन गया तो उसने रुदन किया, उसने शयन किया, तब वहां पर ये शयन, रुदन जो है कर्म के रूप में आ सकते हैं जब वे भाववाचक संज्ञा बन जाएंगे। तो अदरवाइज सामान्य रूप में ये क्रिया शब्द हमेशा अकर्मक होते हैं। तो आज हमने कर्म के आधार पर इस वीडियो में क्रिया भेद को देखा और उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक यानी कर्म के साथ, अकर्मक जहां कर्म नहीं हो। फिर ये सकर्मक क्रियाएं दो भाग में बढ़ जाती हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, यानी एक कर्ता एक कर्म भी कर सकता है और दो कर्म भी एक साथ कर सकता है। तो यहाँ हमने देखा कि राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर यह क्रिया एक कर्मक है, यानी राम कर्ता के पढ़ने की क्रिया का प्रभाव पुस्तक के ऊपर पड़ रहा है, तो ये क्रिया एक कर्मक है। और दूसरा उदाहरण हमने देखा, माँ बच्चे को रोटी खिलाती है, तब यहाँ जो माँ करता है उसके खिलाने की क्रिया का प्रभाव दो कर्म के रूप में उपस्थित हो रहा है। एक तो उसके खिलाने के प्रभाव में रोटी खाई जा रही है और बच्चा खा रहा है, तो ये दोनों उसके कर्म है। जैसे किसान हल से खेत जोतता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्रिया एक कर्मक है या द्विकर्मक? कभी कभी यहां पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, या जो परीक्षार्थी होते हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, यह क्रिया एक कर्मक है, यहां हल और खेत है जरूर, परंतु यही प्रश्न पूछने की बात आएगी और वहां हम प्रश्न पूछेंगे तो हम पूछेंगे किसान क्या जोतता है? खेत। किसको जोतता है? खेत को। किसे जोतता है? खेत। तो सारा उत्तर हमें खेत के रूप में मिल रहा है, हल उत्तर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हल उसके काम करने का साधन है, वह उसका कर्म नहीं है। इसलिए जब भी ऐसे प्रश्न हो तो प्रश्न पूछकर कौन, क्या, किसको जरूर प्रश्न कीजिए, और ये प्रश्न आपको बताएंगे कि सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए हमें किससे प्रश्न करना होता है। सॉरी, सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए क्या, किसको, किसे के प्रयोग से प्रश्न करें, और जो शब्द उत्तर के रूप में प्राप्त हो वही
हमारा कर्म हो जाएगा, और जैसे ही शब्द रूप में उत्तर मिल जाएगा हमें, क्रिया सकर्मक हो जाएगी। और इन प्रश्नों का अगर उत्तर हमें शब्द रूप में नहीं मिलेगा तो क्रिया अकर्मक हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि क्रिया का यह हिस्सा आपकी समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो दाहिनी ओर बने सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगले भाग में हम रचना के आधार पर क्रियाभेद की बात करेंगे। धन्यवाद।